तो सर मैं ये जानना चाहूँगी कि कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर किसे माना जाए? अगर बिहेवियर वाइज देखें तो कई सारे कैंसर है जिनके कि ये सब कुछ डिपेंड करता है कि कैंसर का ग्रोथ रेट क्या है। जितनी तेजी से बढ़ने वाला कैंसर होगा उतना ही खतरनाक होता है। अगर खतरनाक कैंसर की बात करें तो शायद लंग कैंसर, इसोफेगस जो फूड पाइप का कैंसर है, या फिर कई बार एक विशेष तरह के ब्लड कैंसर जो होते हैं, ये सब कुछ कुछ बीमारियां हैं जो कि कैंसर में बहुत तेजी से बढ़ने वाली और फैलने वाली होती हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर महिलाओं में जो है खासकर, या पुरुषों में भी, जो इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर वैरायटी जो ब्रेन कैंसर के होते हैं जिसको ग्लायोब्लास्टोमा बोलते हैं, ये सब 4-5 जो कैंसर्स हैं जो कि खतरनाक तरीके से बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 1-2 महीने के अंदर स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। स्टेज बहुत जल्दी इनके आगे जी बिल्कुल, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर कोई बीमारी अगर पहले स्टेज से चौथी स्टेज में पहुंच जाती है तो इस रफ्तार जो बढ़ने की है, इसे डेफिनेटली यही इंडिकेट करता है कि बीमारी कितनी खतरनाक है या इसका बिहेवियर कितना खतरनाक है। तो सर क्योंकि हम आज फोकस्ड हैं लंग कैंसर पे, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि लंग कैंसर के सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं, कैसे किसी को समझ आए कि लंग कैंसर है? क्योंकि लंग कैंसर और टीबी के सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर होते हैं। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और न सिर्फ सामान्य जनता, जनरल पब्लिक जो इसके बारे में कंफ्यूज रहती है, बल्कि कई सारे जो जनरल प्रैक्टिशनर जो हैं इसी वजह से लंग कैंसर को जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि जो लक्षण जो होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। लेकिन जो कैंसर को फेवर करने वाले जो लक्षण हैं और जो सिम्टम्स इसको आप कहेंगे, पहली बात तो लंग कैंसर जनरली 40 से ऊपर के व्यक्तियों में होता है। दूसरी बात यह है कि सिम्टम कभी ऊपर नीचे नहीं हो रहते हैं, बल्कि एक के बाद एक या तो जुड़ते जाते हैं या फिर वही सिम्टम तेजी से उनकी इंटेंसिटी या फिर उनकी जो तीव्रता जो है वो बढ़ते जाती है। चाहे और एक टाइम आता है जैसे व्यक्ति को खांसी हो रही है, फिर उसके बाद खांसी में खून आना शुरू हो जाता है, वजन घटने लगता है, और उसके बाद कई बार ये होता है कि जब लंग कैंसर दूसरे अंगों में फैल चुका होता है, कहीं पर जैसे गले में गांठ बनना, जो छाती के साइड में गांठ बनना, दिमाग में बीमारी जब पहुंच जाती है तो दौरे पड़ने लगते हैं। इसी तरह से हड्डियों में जब बीमारी पहुंच जाती है तो बहुत हद तक, या फिर अचानक से कहीं पर फ्रैक्चर होना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि जो प्रोसेस है वो टीबी का नहीं है, बल्कि और ये सब कुछ एक बहुत ही छोटे अंतराल के बीच में होता है। 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं और तेज़ी से बीमारी बढ़ रही होती है। अगर ऐसा है, और ख़ासकर कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए कि कई बार टीबी के लिए समझकर टीबी के लिए दवाई शुरू किया गया, लेकिन 1 महीना होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब दोबारा सोचना पड़ता है कि वाकई यह टीबी है या कुछ और चीज़ है, जो कि बहुत ही कॉमन तरीके से ये पेशेंट लेकर आते हैं। तो बट स्टिल उस उतने टाइम ड्यूरेशन में वो एक स्टेप और शायद ऊपर चला जाता है कैंसर, ये हम कह सकते हैं या नहीं? कितना तेजी से स्टेप्स लंग कैंसर के आगे बढ़ते हैं? वैसे तो लंग कैंसर वैसे तो लंग कैंसर एक तेजी से बढ़ने वाली कैंसर्स में से है, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली 1 या 2 वैरायटी जो होते हैं वो जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और 2 महीने के अंदर, जैसा कि आपने बताया, स्थिति बिल्कुल बदल चुकी होती है। पहले स्टेज की बीमारी चौथे स्टेज में पहुंच चुकी होती है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन ये सारे के सारे लंग कैंसर के लिए नहीं कहा जा सकता है। ये डिपेंड करता है किस वैरायटी का है। ओके। और इसीलिए सिर्फ जो लंग कैंसर के लिए बायोप्सी या फिर टुकड़े की जांच जिसको आप कहते हैं, ये सबसे जरूरी जांच है। तभी हमें पता चल पाता है कि यह किस वैरायटी का लंग कैंसर है और इसका फ्यूचर बिहेवियर कैसा रहने वाला है। कई बार ब्रोंकाइटिस से भी इसको जोड़ लिया जाता है कि नहीं ये ब्रोंकाइटिस, क्योंकि मैंने अभी कल परसों की बात है, जब मैंने किसी को बताया कि हम लाइव जाने वाले हैं, तो उनकी ही फैमिली में किसी को लंग कैंसर की दिक्कत है, 4th स्टेज पर है, ब्रेन तक जा चुका है। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई वो यही कि उन्होंने पहले उन्हें लगा नॉर्मल कफ है, पॉल्यूशन की वजह से है, फिर बायो और काफ़ी सारे टेस्ट हुए जिसमें पता चला कि
लंग कैंसर है, लेकिन तब तक वो 4th स्टेज पे पहुंच चुके थे। तो क्या कई बार जैसे बोन्स तक जाता है तो बैक पेन को भी लंग कैंसर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड माना जाता है, तो क्या इसे कोई ऐसा सिम्टम माने अर्ली डायग्नोज के लिए, कुछ ऐसा हो जिससे अर्ली डायग्नोज पॉसिबल हो? छाती में दर्द होना अर्ली सिम्टम जरूर है, लेकिन अगर आप बैक पेन की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि बीमारी काफी हद तक फेफड़े से निकलकर हड्डियों में पहुंच चुकी है, और हड्डियों में पहुंचने की वजह से जो हड्डियों में दर्द होता है, चाहे वो कमर में हो चाहे बैक में हो, और यह इंडिकेट करता है कि बीमारी एक तरह से एडवांस हो चुकी है। आपने ब्रोंकाइटिस का जिक्र किया, तो एक जरूरी सी बात है जो कि जनरल पब्लिक को भी समझना चाहिए कि लंग कैंसर मोस्टली एक बैकग्राउंड होता है जिसमें कि कई सालों की व्यक्ति की स्मोकिंग की हिस्ट्री होती है। टीबी में अमूमन वो चीज़ नहीं होता है, ब्रोंकाइटिस में हो सकता है क्योंकि वो स्मोकिंग से रिलेटेड है, लेकिन उसके सिम्टम अलग होते हैं और काफ़ी हद तक कफ या फिर खांसी की जो बीमारी जो लक्षण है वो प्रीडोमिनेंट होता है, ना कि खांसी में खून आना या फिर बुखार रहना या फिर जैसा कि आपने बताया बैक पेन, और ये सब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ कैंसर में ही पाए जाते हैं। सर एक सवाल जिसका थोड़ा सा जवाब शायद मुझे भी पता है, लेकिन आप बताएंगे तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होगा, वो ये कि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या लंग कैंसर एक्सरे के थ्रू डायग्नोज किया जा सकता है? इसका जो जवाब है वो बिल्कुल हाँ कहें ऐसा तो शायद कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हाँ शुरुआत वहीं से होती है। पहला जो सस्पिशन और पहला जो जांच कोई भी प्रैक्टिशनर, डॉक्टर या फिर इवन जो पेशेंट अपनी तरफ से जो कई बार करा कर आते हैं वो है चेस्ट एक्सरे, छाती का एक्सरे। और छाती का एक्सरे में अगर कोई गांठ दिख रही है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो पानी इकट्ठा होने का शक लग रहा है वो भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एक्सरे पर कोई भी अगर शैडो है या फिर कोई भी गांठ दिख रही है और व्यक्ति की हिस्ट्री है कई सालों की स्मोकिंग की, 40 साल से ऊपर का व्यक्ति है, खासकर सिम्टम्स हैं जिसमें खांसी हो रही है, खून आ रहा है, ये सब चीज़ें मिला जुला कर तभी एक्सरे पर भी आप कह सकते हैं कि हाँ इसका होने लंग कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है बनिस्बत के जिसमें कि ये सब हिस्ट्री बाकी नहीं हो। तो सिर्फ एक्सरे पर कहना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ पहली शुरुआत वहीं से होती है, उसको आगे फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सर एक सवाल आया है, हाउ मच पोल्यूशन इज कंट्रीब्यूटिंग इन लंग कैंसर? या दैट्स ओके, हिंदी में हाँ ओके तो जो 2013 में WHO ने एयर पोल्यूशन को एज ए कार्सिनोजिन इंक्लूड किया अपनी लिस्ट में, जो कि कॉजेटिव फैक्टर हैं या उसके कारण जो है लंग कैंसर के जितने भी अभी तक जो लिस्ट में थे। और ये काफ़ी हद तक स्टडीज़ में ये काफ़ी हद तक सामने आया है, प्रूव हो चुका है कि एयर पोल्यूशन भी जो लंग कैंसर के कॉजेटिव जो रीजन है उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। ओके सौरभ शुक्ला का एक सवाल है, टू हैव लंग कैंसर स्क्रीनिंग एज अ मेजर फॉर लंग कैंसर डायग्नोज, क्या हम लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जा सकते हैं कि हाँ कितना है और कितना फैल चुका है या कितना नहीं? लंग कैंसर स्क्रीनिंग का जहाँ तक सवाल है, पश्चिमी देशों में कई सारे प्रोजेक्ट्स राष्ट्रीय स्तर पर इसके किए गए थे, और एक पर्टिकुलर तरीका होता है सीटी स्कैन का जिसको लो डोज सीटी स्कैन कहा जाता है, जिसको LDCT नॉर्मली आप कहते हैं। और वो एक तरीका है जो कि स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि कम रेडिएशन डोज के साथ एक सीटी स्कैन पर्टिकुलर तरीके से की जाती है और उसमें आप इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ें स्क्रीनिंग पर जो सीटी स्कैन में आती हैं, जरूरी नहीं कि सब के सब वो कैंसर ही हो, क्योंकि उसके बाद उसकी बायोप्सी करनी जरूरी होती है, तभी आप प्रूफ कर सकते हैं इसको कि वाकई ये कैंसर है या किसी और वजह से है। तो ये एक तरीका है, लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पर कि नंबर्स इतने ज़्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक शायद उसका मुकाबला नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर एज ए रूटीन शायद ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं। सर हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सौरभ शुक्ला जी को शायद पता चला होगा कि स्क्रीनिंग के अलावा आपको बायोप्सी भी करानी होगी। एक सवाल है अशिमा प्रवीण की तरफ से, इज MDR TB कॉज कैंसर लेटर ऑन?
जो टीबी का और कैंसर का रिलेशनशिप है वो एक प्रूवन रिलेशनशिप नहीं है, और टीबी एज ए कॉज ऑफ कैंसर शायद कहना उचित नहीं होगा। कई बार ये होता है कि जो कैंसर के मरीज होते हैं उसमें पास्ट हिस्ट्री टीबी की जरूर रही होती है, लेकिन उसकी वजह से कैंसर हुआ है ये कहना बहुत हद तक सही नहीं है। एक पर्टिकुलर वैरायटी जो ट्यूबरक्लोसिस के बाद जो स्कार बनता है वहाँ पर कैंसर बनने के चांसेस कुछ हद तक होते हैं, लेकिन इसकी जो सांख्यिकी के आधार पर अगर आप चांसेस देखें तो काफ़ी कम होता है, नगण्य के बराबर है। जी जी जी। तो इसी बीच कुछ सवाल मैं आपसे अपने भी ले लेती हूँ कि क्या कोई ऐसे तरीके भी हैं कि हम लंग कैंसर से बच सकें अगर हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, स्मोकिंग को छोड़ दिया जाए? जो आपने छोड़ दिया पहले वो सबसे जरूरी चीज़ थी। नेचुरली यस, सही बात है कि जो कुछ जो कारण इसके जो ज्ञात हैं अभी तक, जो पता है हमें जी, और वो ज़्यादातर टोबैको बेस्ड है। टोबैको किसी भी फॉर्म में, सिर्फ स्मोकिंग की बात नहीं है जी। टोबैको तंबाकू जो है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो च्यूइंग फॉर्म में हो, चाहे वो गुटखा के फॉर्म में हो, चाहे वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, ये वाजिब है कि कम से कम 80% जो केसेस होते हैं वो उससे रिलेटेड होते हैं। ओके। और उसके सिवाय जो कुछ जो एनवायरमेंटल रीजन है, चाहे वो हैवी मेटल जो होना है, एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज या फिर माइनिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ के लोगों में ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और ये सब कुछ जो कारण है जो ज्ञात हैं, अगर उनसे बच सकते हैं तो चांसेस होने के काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हमारे लाइव व्यूअर्स के बहुत से सवाल आ रहे हैं, शायद हम सभी सवालों को ना ले पाएं। अगर आपका सवाल नहीं लिया गया है तो आप प्लीज़ उसे दोबारा पिंग कीजिएगा। अमिता सिंघल का सवाल है, सर, इम्यूनोथेरेपी इज ओके फॉर हार्ट पेशेंट्स? जो इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर के लिए जो दी जाती है वो एक तरह से बहुत ही आधुनिक आर्मामेंटेरियम या फिर एक आधुनिक तरीका है, खासकर उन मरीजों को के इलाज के लिए जिनकी बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी है। और ज़्यादातर जो इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स जो हैं वो हार्ट पेशेंट में सेफली दिए जा सकते हैं। कुछ ड्रग्स जो होते हैं जिनके कि अगर हार्ट का फंक्शन वाकई बहुत कम है तो उसमें हमें डोज जो है उसको कम करके देना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटी अगर आप कहें तो इम्यूनोथेरेपी का हार्ट के पेशेंट के लिए कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं होती है, कैन बी गिवन सेफली। ओके सर, ओके। अवधेश का सवाल है, हाउ विल वी नो इफ द ट्रीटमेंट इज वर्किंग? ये सवाल तो शायद बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। सही बात है, ये वाजिब सवाल भी है कि अगर किसी व्यक्ति की डायग्नोसिस के बाद अगर ट्रीटमेंट शुरू की गई है तो क्या पता चलता है। तो जैसा कि आपने शुरू किया था, छाती का एक्सरे चाहे सीटी स्कैन हो, वहाँ पर जो गांठ है वो उसका साइज एक तो कम होने लगता है, व्यक्ति को अच्छा भी लगने लगता है, उसके सिम्टम कम होते हैं, खांसी कम हो जाती है, खांसी में ब्लड आना कम हो जाता है, वजन सुधरने लगता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि वाकई बीमारी कम हो रही है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है वो ये पता करने के लिए कि पहले बीमारी किस हद तक थी, किस साइज की थी, चाहे वो सीटी स्कैन हो चाहे पेट सीटी हो, और बीमारी जो है ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद किस लेवल की है। अगर दोनों का कंपैरिजन करके देखा जाए तो बेहतर तरीका होता है। सर, एक सवाल है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए फेफड़ों का कैंसर हो और आपको इसके बारे में पता ही ना चले? इज दिस पॉसिबल कि आपको पता ही ना हो कि आपको लंग कैंसर है लंबे समय तक? बिल्कुल संभव है कई बार। और इसको आप दो तरीके से देख सकते हैं कि कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है जिसमें कारण कुछ और होता है, लेकिन उससे रिलेटेड साथ में एक और कोई मान लीजिए बीमारी पड़ी हुई है, तो जब तक उभर कर सामने नहीं आई तो कई बार हमें पता नहीं चलता है। खासकर वैसी बीमारियां जो साथ में, अब एक लंग कैंसर का ही आप ले लें, जब तक से डायग्नोसिस बनती है तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है और व्यक्ति की मौत हो सकता है किसी और वजह से हो जाए, लेकिन उसमें कई बार डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। और कई बार बहुत एज के लोगों में ये चूँकि पनपने और एक लेवल तक आने में स्लो ग्रोइंग जो लंग कैंसर है उसमें साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। और वाकई उस वैरायटी का है तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता है। अच्छा सर, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि लंग कैंसर जैसी बीमारी है वो इतनी तेज़ी से बढ़ती है
कि सिम्टम आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ओके, तो सर जैसे हमने एक सवाल पूछा था अशिमा का एक सवाल था जिसका हमने जवाब दिया था। अशिमा, आपने एक्सरे को लेकर भी सवाल पूछा था जिसका जवाब सर पहले दे चुके हैं। आप अगर वीडियो बाद में देखेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। एक सवाल है, जैसा कि हमने एक्सरे में बताया था कि आप ट्यूमर का पता कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया एक्सरे में आपका ट्यूमर या पानी की कोई गांठ है वो दिख जाएगी। एक सवाल है सर कि क्या लंग्स में होने वाला हर ट्यूमर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ट्यूमर और कैंसर दोनों सेम चीज़ें नहीं होती हैं। ट्यूमर दोनों तरीके का हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है, जिसको आप हिंदी में रसौली कहते हैं या गांठ कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर रसौली या गांठ जो फेफड़े की हो वो कैंसरस ही हो या कैंसर का ही रूप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए बायोप्सी करनी बहुत ज़रूरी होती है कि उसमें जब तक से पैथोलॉजी या फिर बायोप्सी के द्वारा नहीं देखा जाएगा कि किस वैरायटी के उसमें ट्यूमर है, चाहे वो कैंसर का हो चाहे नॉन कैंसर का हो, उसका पक्का तरीका वही होता है जी। तो सर कैंसर के स्टेज कितने होते हैं? अगर आप मोटा मोटी सारे कैंसर की बात करें तो 4 स्टेज की या बीमारी जो होती है। 3 स्टेज जो होते हैं ज़्यादातर कैंसर में, जिसमें कि बीमारी जहाँ पर ओरिजिन हुई और उसके आसपास के हिस्से में होती है। अगर आप लंग कैंसर का एग्जांपल लें तो अगर बाएं साइड का फेफड़े की का ट्यूमर है या फिर कैंसर है जो कि बाएं साइड तक है तो उसको स्टेज 2 या 3 तक माना जाएगा। अगर बाएं साइड की बीमारी दाहिने साइड में चली जाती है तो उसके 4थे स्टेज माना जाएगा। या फिर अगर फेफड़े की बीमारी, फेफड़े की कैंसर जो है या ब्रेन में पहुंच जाए, लिवर में पहुंच जाए, बोन में पहुंच जाए तो उसे 4th स्टेज का माना जाता है, जो कि एक तरह से 4th स्टेज का मतलब होता है कि शरीर में बीमारी फैल चुकी है। तो क्या 4th स्टेज के बाद ट्रीटमेंट पॉसिबल है? अगर आप ये सवाल आज से 2-3 साल पहले पूछते तो शायद जवाब ना होता। आज आप पूछ रहे हैं तो शायद उसका आंसर यस है। इसलिए क्योंकि पिछले 3-4 सालों में कई सारी जो दवाइयाँ आई हुई हैं और कई सारे जो इलाज के नए तरीके आए हुए हैं, जैसा कि पहले एक सवाल आपने पूछा इम्यूनोथेरेपी का, उनमें से एक ये भी है। और आज के टाइम में अच्छी बात यह है कि इवन 4थे स्टेज की बीमारी के लिए भी ऑप्शंस कई सारे हमारे पास हैं और कई सारे मरीज जो कि पहले महीनों तक भी नहीं चल पाते थे और आज सालों में वो जी रहे हैं। सो ये बात तो है कि ऑप्शंस बहुत सारे आज के टाइम में हैं और ये डिपेंड करता है कि किस वैरायटी का कैंसर है और व्यक्ति का रिस्पांस कैसा है ट्रीटमेंट के लिए। बिल्कुल। तो सर ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या क्या हैं लंग कैंसर के लिए? जो लंग कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि किस स्टेज की बीमारी है जी। अगर आप पहले और दूसरे स्टेज की बीमारी की बात करेंगे तो पहला और जो काफ़ी हद तक सबसे अच्छा और कारगर इलाज है और वो है सर्जरी, ऑपरेशन। तीसरे स्टेज के लिए और कुछ हद तक जो लेट दूसरे स्टेज की बीमारी होती है उसमें कई बार सिर्फ सर्जरी कामयाब नहीं होती है और उसमें सर्जरी के सिवाय हमें कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी या कई बार रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ती है। तो मोटा मोटे जो तरीके हैं वो जो 3 हैं, सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। उसके सिवाय अगर बीमारी ज़्यादा फैली हुई है तो कई बार हमें इम्यूनोथेरेपी का यूज करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जो बायोप्सी जो है उसके सुटेबल होना चाहिए, तभी वो तरीका यूज किया जा सकता है। पोस्ट सर्जिकल लंग कैंसर ट्रीटमेंट में ये रहेगा कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो आपने बताई। डिपेंड करता है कि बीमारी किस स्टेज की है, कहाँ तक फैली हुई है। मान लीजिए कि कोई बीमारी सिर्फ पहले स्टेज की है, तब उसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी कर दिया गया और वो सफिशिएंट ट्रीटमेंट है और ऐसे पेशेंट ज़्यादातर बहुत अच्छा करते हैं फ्यूचर में भी। लेकिन जब ये बीमारी स्टेज बढ़ जाती है, चाहे वो तीसरे स्टेज की हो चाहे 4थे स्टेज की हो, तब उसमें सिर्फ और बहुत हद तक उसमें सर्जरी कामयाब नहीं होती है, बल्कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग करना पड़ता है। तो सर सर्जरी जब हम करते हैं तो उसमें हम लंग मास यानी जो फेफड़ों का द्रव्यमान होता है, क्या हम उससे भी रिमूव करते हैं या ओनली द पोर्शन कैंसर वाला जो हमारा भाग रहता है? नहीं, जो फेफड़े की कैंसर की सर्जरी जो होती है तो उसमें अगर आप बॉडी की जो फेफड़े की बनावट को देखेंगे तो हमारा फेफड़ा जो है
वो कई सारे लोब्स में बना हुआ है। मतलब जैसे राइट साइड में, दाहिने साइड में 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, और बाएं साइड में 2 पार्ट होते हैं। तो बेस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो एक लोब निकालना होता है, और जो जैसे अब राइट साइड में अगर 3 है और बीमारी अगर सिर्फ एक लोब तक सीमित है तो पूरा का पूरा उस लोब को निकालना पड़े, कर दिया जाता है। नहीं तो उसके बाद सिर्फ अगर गांठ रिमूव की जाए, सिर्फ गांठ निकाली जाए, तो उसमें बीमारी वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो इसलिए उसमें पूरा का पूरा लोब, उसको उस पार्ट को निकालना पड़ता है। सिर्फ गांठ निकालने, सिर्फ कैंसर का पार्ट निकालने से काम नहीं चलता है। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कि क्या स्टेज 1 की सर्जरी के बाद भी कीमो की ज़रूरत मस्ट है या उसको अवॉइड किया जा सकता है? मोस्टली स्टेज 1 के कैंसर के बाद जो ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत, एडिशनल कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कीमोथेरेपी चाहे रेडियोथेरेपी की। बस शर्त यह है कि वो बीमारी पूरी की पूरी निकल चुकी हो। अगर बीमारी जरा भी छूटने के अंदर चांसेज हैं, तब उसमें सिर्फ ऑपरेशन काम नहीं करेगा, बल्कि उसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज स्टेज 1 में सर्जरी इज मोर देन सफिशिएंट। सर एक सवाल हमारे पास आया है सिद्धार्थ द्विवेदी का, व्हाई पीपल हैव प्रेडिक्टेड दैट लंग कैंसर इज नॉट क्यूरेबल कंपेयर टू अदर कैंसर्स। मतलब लोग ऐसा प्रेडिक्ट क्यों करते हैं कि लंग कैंसर क्यूरेबल नहीं है? उसका कारण ये होता है कि लंग कैंसर के जो कुछ वेराइटीज़ हैं उसमें ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से होता है। आप जनरलाइज इसको नहीं कर सकते हैं कि सारे के सारे लंग कैंसर एक जैसे होते हैं, ये कहना शायद उचित नहीं होगा। उसमें कुछ वैरायटी, जैसे अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो एक वैरायटी है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरी वैरायटी है स्मॉल सेल लंग कैंसर। स्मॉल सेल लंग कैंसर का बिहेवियर बहुत तेजी से बढ़ने वाला होता है और उसमें क्योर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर काफ़ी हद तक क्यूरेबल होता है। लेकिन शर्त यह है कि आप किस स्टेज में आपकी बीमारी है और किस स्टेज में इलाज शुरू किया गया है। अगर उचित इलाज किया जाए तो अच्छी बात यह है कि क्योर जो वर्ड लंग कैंसर के डिक्शनरी से कम बाहर नहीं है। एक सवाल आया है सर हमारे पास, आफ्टर ओरल कैंसर सर्जरी पेशेंट डायग्नोसिस विद लंग कैंसर, इज इट क्यूरेबल? इसके 2 पॉसिबल कारण होते हैं। एक तो है कि जो ओरल कैंसर जो कई बार फैल कर फेफड़े में जाता है वो एक्चुअली लंग कैंसर नहीं है, बल्कि ओरल कैंसर का पार्ट है जो कि फेफड़े तक गया हुआ है, और उसको निकालने के बाद काफ़ी हद तक बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। इसी तरीके से अगर जो बीमारी दूसरी जगह कैंसर बन रही है, कि मान लीजिए कि पहले ओरल कैंसर था, 5 साल बाद व्यक्ति को अब दूसरा एक फेफड़े में गांठ बन रही है जो कि लंग कैंसर है, तो इसको हम ओरल कैंसर से आया हुआ नहीं मानेंगे, बल्कि एक तरह से फेफड़े के ओरिजिन का मानेंगे। और इसका जो बिहेवियर है, व्यवहार जो है, बिल्कुल एक नॉर्मल लंग कैंसर की तरह होगा, ना कि ओरल कैंसर की तरह होगा। और ये डिपेंड करता है कि स्टेज पर इसे पकड़ा गया है। अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया होगा, नेचुरली उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। एक सवाल है लोगों का कि क्या मैं अपने लंग्स को क्लीन कर सकता हूँ? लंग को क्लीन तो आदमी का जो प्रकृति की जो शुद्ध हवा है वही कर सकती है। किसी व्यक्ति के हाथ में लंग को क्लीन करने का कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है। चाहे आप ऑक्सीजन भी लेते रहें, वो एक कोई वाजिब तरीका नहीं है। शुद्ध हवा, अच्छी हवा, साफ हवा शायद वही एक चीज़ है जो कि, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्मोकिंग और ये सब जो हैबिट्स हैं उसको अवॉइड करें। अगर उसको जब तक नहीं छोड़ेंगे कि आप कितना भी क्लीन करने का प्रयास करते रहें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ओके, तो एक और सवाल थोड़ा सा इसी तरह का, कि क्या लंग्स खुद को रिपेयर कर सकते हैं? जो खुद को रिपेयर करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भगवान ने, प्रकृति ने पूरे शरीर को दी हुई है। जहां पर भी कोई डैमेज होता है शरीर का कोई भी पार्ट, तो शरीर के बाकी जो कोशिकाएं जो हैं वहां पर पहुंचकर उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति का बिल्कुल अच्छे से जिसमें काम कर रहा होता है। कई बार ये हीलिंग प्रोसेस जो है वो कम पड़ जाती है, और इसके भी कारण वही स्मोकिंग रिलेटेड और अल्कोहल रिलेटेड हैं। तो
जो व्यक्ति की जो शरीर की जो रिपेयर की जो क्षमता है वो बिल्कुल प्राकृतिक है, और लंग्स भी उसी प्रोसेस पर काम करता है। चाहे कोई मान लीजिए कि लंग्स में घाव बन गया, एप्सिस हो गया, टीवी जो हो गया, दवाई तो अपनी जगह है जा रही होती है, लेकिन रिपेयर का काम तो शरीर खुद करता है। दवाई को यूज करना जहाँ जिस तरीके से। बिल्कुल। तो सर क्या ये मान लिया जाए जो स्मोकिंग नहीं करते उन्हें कैंसर नहीं होगा? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम स्मोकर्स नहीं है तो कैंसर, लंग कैंसर हमें नहीं होगा। ऐसा गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। अगर आप डेटा देखेंगे तो ये बात सही है कि जितने भी लंग कैंसर के केसेस होते हैं उसमें 80% जो होते हैं स्मोकर्स होते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर विशेष ग्रुप हैं जिसमें कि नॉन स्मोकर्स को लंग कैंसर होने के चांसेस जो होते हैं वो है यंग फीमेल्स। यस, खासकर जो हम लोग जो अब इधर देखने में आ रहा है, जो यंग फीमेल्स में जो नॉन स्मोकिंग हैबिट है उसके बाद भी उसमें जो कैंसर होते हैं, और इसका कारण जो है कुछ हद तक एनवायरमेंटल है और कुछ हद तक जेनेटिक भी है। कुछ म्यूटेशंस जो डीएनए में होते हैं जिसकी वजह से जो कंट्रोल्ड ग्रोथ की जो क्षमता थी वो चली जाती है और उसके बाद अनकंट्रोल्ड में चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये कहना शायद मुनासिब नहीं होगा कि अगर मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ तो मुझे कैंसर नहीं होगा। पैसिव स्मोकिंग, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ऑल दीज आर फैक्टर्स विच आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू कैंसर जनरेशन एंड दे कैन नॉट बी जस्ट डिस्काउंटेड आइदर। तो यंग फीमेल्स में तो सर फिर वो वाला एक जो हमने डिस्कस अभी कुछ देर पहले किया था डायग्नोज करने में कि 40+ की एज जो होती है, तो वहाँ तो फिर डायग्नोसिस लेट होना काफ़ी पॉसिबल होता होगा। बिल्कुल, केसेस में वहाँ लेट डायग्नोज होता होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए क्योंकि जो शुरू के डॉक्टर का सस्पिशन लेवल जो होता है उसमें काफ़ी कम होता है कि मान लीजिए कि अगर 40 से नीचे की कोई महिला हैं और उन्हें फेफड़े में कोई शैडो दिख रहा है, गांठ दिख रहा है, तो आदमी सोचने के लिए एक तरह से इंटेंड करता है कि नहीं शायद ये कैंसर नहीं होगा, जो कि अब देखने में आ रहा है कि शायद वैसा सोचना बहुत हद तक सही नहीं है। और उसे जस्ट एक्सरे देखकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए कि किस टाइप का ट्यूमर है और ये कैंसर का है या नॉन कैंसरस है। सर एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, व्हाट आर द रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स विद द ट्रीटमेंट्स यू सजेस्ट? जैसे कि मैंने बताया, जो कैंसर के ट्रीटमेंट हैं वो मोटा मोटी 3 तरीके के हैं: सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी प्लस इम्यूनोथेरेपी। तो जो दवाइयाँ जो हैं कीमोथेरेपी की, उनके अपने काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं क्योंकि वो शरीर की कई सारी नॉर्मल कोशिकाओं को भी मार रही होती हैं अपार्ट फ्रॉम कैंसर की कोशिकाओं को मारने के सिवाय। तो उनके कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे बहुत हद तक नौजिया या उल्टी आना, वॉमिटिंग होना, भूख नहीं लगना, बार बार इन्फेक्शन होना, शरीर का वजन गिर जाना, बुखार होना, बालों का गिर जाना। तो ये सब जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कीमोथेरेपी के ड्रग्स के काफ़ी हद तक हैं। इसी तरह से कुछ कम इफ़ेक्ट लेकिन रेडिएशन थेरेपी के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो ऑपरेशन का नेचर तो बाकी सबको पता ही है कि ऑपरेशन आफ्टर ऑल ऑपरेशन होता है, लेकिन समस्या ये है कि इलाज भी वही है। तो सर जैसे कि आपने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो पोस्ट सर्जरी केयर जो भी कोई पेशेंट के साथ हैं, वो उनकी केयर कर रहे हैं, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खासकर जो पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी चल रही है उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को इन्फेक्शन से बचा कर रखें। इसलिए क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद जो शरीर की प्रतिरोधी क्षमता जो है वो काफ़ी कम हो जाती है, जो फाइटिंग पावर या इम्यूनिटी वो काफ़ी कम हो जाती है और इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी आसान हो जाते हैं, काफ़ी पॉसिबल होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपनी न्यूट्रिशन ठीक रखे और जो जितना इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में ज़्यादातर जो ना रहे बचने की कोशिश। हाँ, मास्क लगा के रखना। उनमें से अभी तो भले ही कोरोना वायरस का टाइम है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कीमोथेरेपी की ज़्यादातर पेशेंट जो है वो मास्क लगा कर रखते हैं, इस वजह से क्योंकि कम से कम जो फेफड़े के इन्फेक्शन जो कि मुंह और नाक के रास्ते के ही हो रहे होते हैं, तो उनको प्रिवेंट किया जा सके। ये तो बहुत जरूरी है जी। सर अब बात कोरोना वायरस की हो गई है तो ये सवाल भी बनता है कि कोरोना वायरस के इस समय में
लंग कैंसर के पेशेंट्स को जो अभी सरवाइव कर रहे हैं या जिनकी सर्जरी हुई है या होने वाली है, किसी भी प्रोसेस में वो हैं, उन्हें किस तरीके से प्रिकॉशंस, कौन से प्रिकॉशंस उन्हें बरतनी चाहिए, जैसे मास्क वगैरह और वो सब? उससे पहले आपको एक दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि आफ्टर ऑल जिन व्यक्तियों को लंग कैंसर हुआ होता है उनमें काफ़ी हद तक कई सालों की स्मोकिंग हिस्ट्री होती है। और अगर वैसा है, इसका मतलब सिर्फ कैंसर ही नहीं हुआ बल्कि बाकी का फेफड़ा भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका होता है। इसका मतलब यह है कि उनकी रिजर्व पावर जो है फेफड़े की बहुत हद तक कम होती है। तो अगर आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन से कंपेयर करें तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन को झेलने की उनकी क्षमता जो है बाकी लोगों से काफ़ी कम होती है। तो अगर वायरल, चाहे वो कोरोना वायरस की ही बात हो, तो उसमें काफ़ी हद तक डिटेरियोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये देखने में भी आया है कि जो फेफड़े की बीमारी के जो मरीज हैं उनमें जो मॉर्टालिटी या फिर उनकी जो मृत्यु दर जो है कोरोना वायरस की वजह से वो काफ़ी ऊंची है। और उन पेशेंट्स को विशेष सावधानी लेनी चाहिए ताकि ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, जो एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, मास्क का हमेशा यूज करें। ये जो अगर मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो शायद इससे 10 गुना ज़्यादा जरूरी है एक वैसे व्यक्ति के लिए जिसे पहले लंग कैंसर हो चुका है। हाँ, क्योंकि कोरोना वायरस जैसा कि बताया जा रहा है सबसे पहले फेफड़ों पे असर करता है और उनकी फेफड़े की जो रिजर्व जो क्षमता है वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्रोमाइज होती है कि थोड़ा भी इन्फेक्शन लगने के बाद फेफड़े काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो सर, अब क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा स्मोकर्स की बात की है और लंग कैंसर को जोड़कर भी स्मोकर्स के साथ देखा जाता है, तो अब थोड़ा स्मोकर्स के सवाल लेते हैं। एक सवाल था कि स्मोकर्स के लंग हील हो सकते हैं क्या? क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो स्मोकिंग छोड़ दें और उनके लंग्स पहले की तरह हेल्दी हो जाएं? छोड़ देने के बाद बिल्कुल पहले की तरह हो जाए शायद यह तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ये जरूर है कि स्मोकिंग जो कई सालों से कर रहे होते हैं और उन पेशेंट्स में 15 साल तक छोड़ने के बाद जो रिस्क लेवल जो है वो अमूमन जो एक आम व्यक्ति के स्तर तक उससे शायद थोड़ा ऊपर कह ले, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक उससे मिलता जुलता जरूर हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग छोड़ने का मतलब बिल्कुल छोड़ा हुआ ये नहीं कि स्मोकिंग कम कर दिया है या फिर स्मोकिंग भी नहीं, बिल्कुल। तो रिस्क फैक्टर्स जो हैं जिसको क्विटर्स बोलते हैं जी, और उसमें एक नॉर्मल रिस्क तक आने में कम से कम 15 साल लग जाते हैं। तो 15 साल का समय है, इसलिए अभी से छोड़िए उसे अगर आप स्मोकिंग की आदत या लत में पड़ चुके हैं तो। एक और सवाल था स्मोकर्स की तरफ से कि दिन में कितने सिगरेट्स आर सेफ? Zero. Answer it zero. Simply because even a single cigarette is dangerous to your lungs, and underlined the answer is zero. Zero. So no smoking means no smoking. ऐसा कुछ भी नहीं है कि 1 सिगरेट 2 सिगरेट 3 सिगरेट सेफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज डेंजरस, चाहे वो 1 सिगरेट की हो चाहे 10 सिगरेट की हो। आप बस खतरा बढ़ते जाएगा, लेकिन खतरा जो है कई गुना ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है एक बार जब स्मोकिंग की आदत पड़ चुकी होती है। तो सर इसी से जुड़ा हुआ था दूसरा सवाल भी कि कितनी स्मोकिंग को हैवी स्मोकिंग माना जाता है? तो वो इवन वन या इसका कोई नहीं। जी, ये WHO ने इसको कैटेगराइज भी किया हुआ है। ओके। और WHO के हिसाब से मोर देन 20 सिगरेट्स पर डे दैट इज कंसिडर्ड एज हैवी स्मोकिंग। कई जगह पर कई लोग मोर देन 25 स्मोकिंग का कट ऑफ भी रखते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें तो 20 सिगरेट से ज़्यादा जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनको डेफिनेटली हैवी स्मोकर माना जाता है। पर डे 20 पर डे, यस, इट्स टू मच। यस। लेट्स ब्रेक सम मिथ्स नाउ। कुछ मिथ्स हैं जो हमारे पास आए हैं लंग कैंसर को लेकर, वो सवाल अब हम सर से पूछते हैं। पहला मिथ है फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी कराने से ये कैंसर और फैल जाता है। नहीं, ये ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। और अगर वाकई ऐसा होता तो सर्जरी किसी भी कैंसर के लिए इलाज नहीं माना जाता, पहली बात तो जी। तो ऐसा नहीं है कि फेफड़े की कैंसर में ऑपरेशन करने के बाद, बल्कि जो सबसे जो कारगर तरीका है इलाज का लंग कैंसर के लिए वो है एक्चुअली ऑपरेशन।
और ज़्यादातर पेशेंट जिसमें ऑपरेशन द्वारा पूरी बीमारी निकाल दी जाती है वो सालों साल तक एक तरह से नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ऑपरेशन से फैल जाता है। तो दूसरा मिथ है कि लंबी खांसी है तो ये पक्का कैंसर होगा, लंग कैंसर। कुछ हद तक आप सही हैं, लेकिन सिर्फ एक तरह से ब्लैंकेट स्टेटमेंट के तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि लंबी तरह से तौर पर जो खांसी जो होती है वो खासकर जिनमें कई सालों की स्मोकिंग हिस्ट्री होती है या सांस की बीमारी, जिस चाहे वो दमा की कह लीजिए, अस्थमा की कह लीजिए या ब्रोंकाइटिस की कह लीजिए, ये जितने भी बीमारियां हैं जो कि कई सालों से चली आ रही होती है और कई सालों इनके सिम्टम भी खांसी के ही होते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट जिसमें खांसी के साथ खून आ रहा है, बल्कि सिर्फ खांसी नहीं है और कई सालों से चल रही है, हाँ, अगर ये कहा जाए कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं तो जो लंबे टाइम तक सिर्फ खांसी जो चल रही है उसमें चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन इसको सिर्फ इस आधार पर कि लंबे टाइम से खांसी चल रही है तो कैंसर नहीं हो सकता है, बिल्कुल गलत है। ओके, तो इसके लिए आपको दूसरी जांचों के लिए बिल्कुल जरूरी है। और इसमें कई बार हमें रसौली निकलती है फेफड़े की, और जो कि कैंसर का रूप होती है। एक सवाल, एक मिथ ये भी है कि कैंसर एल्डरली लोगों को ही ज्यादा होता है, मतलब यंग अगर हैं तो आपको लंग कैंसर नहीं होगा। मैं बार बार कैंसर बोल जाती हूँ, लंग कैंसर। तो क्या ये नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पहली बात तो। और जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि एक पर्टिकुलर वैरायटी जो, और खासकर अब जो देखने में आ रहा है कि जो एज फैक्टर जो है, एज जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, जो एज ऑफ ऑनसेट जो है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर कोई 40 साल का व्यक्ति है तो उसे लंग कैंसर नहीं हो सकता है। हाँ, ये बात है कि उसमें कंपेयर टू 60 साल के व्यक्ति के चांसेस कम हैं अगर एक एक्सरे या फिर सीटी स्कैन पर कोई गांठ दिख रही है तो। लेकिन सिर्फ 40 साल का है इस वजह से वो कैंसर नहीं हो सकता है, ये कहना शायद वाजिब नहीं होगा जी। अगला मिथ हमारा है, फेफड़े के कैंसर के लिए कोई मानक यानी कि प्रमाणित कोई ऐसी स्क्रीनिंग नहीं है जिससे कि फेफड़ों के कैंसर का पता लगाया जा सके। क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर स्क्रीनिंग है? जैसा कि पहले भी मैं बता रहा था, जो स्क्रीनिंग का प्रोग्राम कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज में है और उसको कई स्टडीज में देखा गया है जो कि कुछ हद तक कारगर है। समस्या ये है कि सिर्फ सीटी स्कैन या सिर्फ एक्सरे द्वारा जो स्क्रीनिंग जो है वो कारगर नहीं है, क्योंकि उसको जब तक से प्रूफ नहीं किया जाए कि, और वो प्रूफ जो आता है वो बायोप्सी के द्वारा आता है, चाहे दूरबीन की जांच से बायोप्सी हो रही हो या फिर सीटी के गाइडेंस में उससे निडल द्वारा बायोप्सी की जा रही हो। जब तक वो नहीं किया जाएगा तब तक सिर्फ एक्सरे पर देखकर या सीटी स्कैन पर देखकर कह पाना मुश्किल है कि यह कैंसर का रूप है या कैंसर का नहीं है। कई सारे में पक्के तौर पर कह पाना मुश्किल होता है। तो इसलिए अभी तक पूरे वर्ल्ड में एक, अगर आप कहें कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोग्राम हो जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति को स्क्रीन किया जा रहा हो, तो ऐसा अभी तक नहीं है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, लेकिन इसको अगर नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाना इतना आसान नहीं है। सर, इस पर एक मेरा सवाल निकल कर आया। स्क्रीनिंग को कैंसर के, अभी तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए हैं, जितना भी मैंने जानने की कोशिश करी है, तो उसमें स्क्रीनिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा निकल कर आता है कि स्क्रीनिंग मस्ट है, स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको है नहीं है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर में भी ईयरली स्क्रीनिंग के लिए एडवाइस किया जाता है। तो हम एज अ कंट्री स्क्रीनिंग को लेकर कितना अवेयर हैं, किस स्तर पर हम लोग हैं कि हम ये कह पाएँ कि नहीं, हाँ, यहाँ से हम पता लगा पा रहे हैं कि कितने केसेस हो पाते हैं, कितने नहीं हैं, किस स्तर पर हैं हम स्क्रीनिंग को लेकर? पहली बात तो ये है कि एज ए नेशनल लेवल, जैसे आप एक एग्जांपल लें वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, जो कि हमारे पूरे देश में है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वैसा कोई प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। कुछ हद तक फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं, जैसे एम्प्लॉयर बेस्ड हुए प्रोग्राम, या फिर जो सेल्फ अवेयरनेस की बात जो स्क्रीनिंग जो होती है, जैसे आपने सुना है टीवी पर, चाहे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, चाहे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो कुछ हद तक यह व्यक्तिगत स्तर पर है, कोई इंस्टीट्यूशनल या फिर नेशनल लेवल पर हमारे भारतवर्ष में ये प्रोग्राम नहीं है। जबकि नंबर 2 पर है कैंसर से होने वाली डेथ्स। ये
ये खासकर लोगों को जानना चाहिए कि 2-3 जो कैंसर हैं जो कि स्क्रीनिंग के लिए बहुत हद तक अच्छे माने जाते हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ब्रेस्ट कैंसर जैसा आपने बताया, जो कि एक स्क्रीनिंग के द्वारा जिसे अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर जो है, जिसके कि कई जगह प्रूफ हैं कि, और ये भारत से ही आया हुआ है प्रूफ भी, कि अगर मास स्केल पर अगर आप इसे करें स्क्रीनिंग को, तो सर्वाइकल कैंसर की वजह से जो मृत्यु दर है वो काफ़ी फर्क पड़ता है उससे। मुंह के कैंसर का है जो कि आराम से देखकर जिसे पता किया जा सकता है। लंग कैंसर में शायद वो चीज़ें नहीं हैं क्योंकि आदमी देख नहीं सकता है फेफड़े को, और एक्सरे उतना इफेक्टिव नहीं है, सीटी स्कैन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। तो इस वजह से ये तीनों जो कैंसर जो हैं, चाहे वो मुंह का कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, दे आर एक्चुअली ए गुड कैंडिडेट्स फॉर स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप जांच करा कर देखना चाहती हैं कि जो जहाँ तक मुझे पता है कि मुझे बीमारी नहीं है, लेकिन एक जांच द्वारा और एक एक्सपर्ट द्वारा इवैल्यूएशन किया जाए तो कहीं मुझे अर्ली स्टेज में पनपना तो नहीं शुरू हो चुका है। और इसी को आप जल्दी पकड़ते हैं और इसी का जल्दी से जल्दी इलाज करके उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ स्क्रीनिंग जो है वो कितनी जल्दी शुरू की गई है और कितनी जल्दी उसे पकड़ा जा सका है, सब कुछ डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग का रिजल्ट कितना पॉजिटिव आया है, तो कि लंग कैंसर में उस हद तक कामयाब नहीं है। तो फिर से चलते हैं हमारे मिथ्स की तरफ। एक मिथ है कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी यही सिर्फ इलाज का तरीका है, इनके अलावा कोई और तरीका नहीं है कि ठीक किया जा सके लंग कैंसर को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ये सवाल 5 साल पहले पूछते तो शायद कुछ हद तक सही था ये चीज़, लेकिन दिन प्रतिदिन जो नए नए तरीके जो आ रहे हैं, चाहे वो रेडिएशन का ही अगर आप ले लें तो उसमें नए तरीके जो रेडिएशन के आ रहे हैं वो भी बिल्कुल आज के टाइम में अलग हैं। इसी तरह से इम्यूनोथेरेपी का जो तरीका है वो बिल्कुल एक नया तरीका है और कई सारे पेशेंट्स में उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड कि उस सुटेबल, उसका जो ट्यूमर है उसके सुटेबल होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि जो इसे आप डीएनए म्यूटेशन कहते हैं, जब तक वो म्यूटेशन की जांच नहीं की जाती है और तभी आप कह सकते हैं कि हाँ फलाने व्यक्ति में ये काम करेगा और दूसरे में शायद नहीं करेगा। तो कई सारे आधुनिक तरीके हैं, इम्यूनोथेरेपी है, इसी तरह से जो कीमोथेरेपी के नए जो ड्रग्स हैं वो भी बहुत हद तक काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं आज के टाइम में। तो क्योंकि लंग कैंसर की बात हो रही है तो बार बार स्मोकर्स का जिक्र होना कई बार होगा ही होगा। इसी में एक सवाल भी और मिथ भी ये है कि लोगों को लगता है कि अगर हम सिगरेट छोड़कर ई सिगरेट पर स्विच कर लेते हैं तो कैंसर के चांसेस 0 हो जाते हैं। ई सिगरेट जो है वो एक तरह से आप कह लें कि स्मोकिंग का एक ट्रांजिशन फेज है जी, और न सिर्फ ट्रांजिशन फेज है बल्कि कुछ हद तक जो वेस्टर्न कंट्रीज में ये शुरू हुआ वो यंग जनरेशन, खासकर स्कूल बॉयज़ जिसको आप जूलिंग कहते हैं, उससे ये शुरू हुआ कि जो वेपर एक आता है उसमें भी निकोटिन होता है जी। और कोई भी निकोटिन शरीर के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, ये बात है कि अभी ई सिगरेट के बारे में जितनी स्टडीज हैं कैंसर से रिलेटेड, अभी हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि उसकी वजह से भी उसी हद तक होता है कैंसर जिस हद तक, चाहे वो बीड़ी हो चाहे सिगरेट की वजह से हो, लेकिन कई सारे कार्सिनोजन उसमें होते हैं और जिनका कि लेट इफेक्ट शायद फ्यूचर में पता चलेगा। एज ऑफ नाउ डायरेक्ट कॉजेशन वी डू नॉट हैव इट। So we can, that doesn't mean that e-cigarette is safer and अगर आप e-cigarette यूज करेंगे तो आपको कैंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, तो जवाब है नहीं। फेफड़ों के कैंसर के निदान के बाद धूम्रपान छोड़ना व्यर्थ है। मतलब अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया और आप ठीक हैं तो स्मोकिंग कर सकते हैं आप। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बार जब हो गई तो मुझे अब दोबारा फ्यूचर में नहीं होगी, ऐसा नहीं है। कैंसर एक प्रोसेस है जो कि कई जगह पर धीरे धीरे करके अलग अलग स्टेज में पनप रहा होता है और कॉमन प्रोसेस जो है चाहे स्मोकिंग रिलेटेड हो वो लगभग सेम ही है हर जगह पे। इसलिए आपका जो दूसरा फेफड़ा जो है जो कि वो रिस्क पर उतना ही है, पहले तो हाई, और उसी वजह से पहले फेफड़े में कैंसर हुआ। अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे तो शायद
बीमारी दूसरी जगह आने के बहुत हद और तक क्योंकि chance होते सर्जरी हुई है तो ऑलरेडी आपके लंग जो बिल्कुल, हैं वो तो कमजोर हैं। कमज़ोर हैं और उसमें उसको इन्फेक्शन चाहे झेलने की क्षमता हो, चाहे वो उनकी एफिशिएंसी हो, वो पुअर हो चुकी होती है। इसलिए सर्जरी हो जाने के बाद स्मोकिंग दोबारा शुरू कर लेना शायद ये बिल्कुल आत्मघाती तरीका है। सर एक सवाल आया है, अर्ली स्क्रीनिंग के लिए कब जाना चाहिए? जो स्क्रीनिंग का जहाँ तक सवाल है, खासकर वैसे लोग जिसे हम फोकस स्क्रीनिंग कहते हैं, वैसे लोग जिनमें कि कई सालों से स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है या जिनके पास मतलब आप ये समझिए कि ये सब कुछ सिम्टम्स हैं। मान लीजिए खांसी कई दिनों से चल रही है, खांसी में ब्लड आ रहा है, या फिर इससे मिलते जुलते कुछ भी सिम्टम हो, खासकर वैसे लोग जिनका कि कई सालों से स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उन्हें ज़रूर स्क्रीनिंग के लिए जाना चाहिए। और उसके लिए कोई एज नहीं है, बल्कि आप कह लें 40 से ऊपर का कोई भी व्यक्ति जिसे पुरानी कई सालों की हिस्ट्री रही है, दे शुड बी इंक्लूडेड इन द स्क्रीनिंग फॉर लंग कैंसर। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी अपने टाइम से ऊपर निकल चुके हैं, पर एक आखिरी सवाल क्या मैं ले लूं सर? क्या बिल्कुल। ये सवाल है, हाउ विल वी नो इफ द कैंसर हैज कम बैक, व्हाट शुड आई वॉच फॉर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इलाज के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है, बल्कि इलाज पूरा होने के बाद भी जिसे हम फॉलो अप कहते हैं वह भी उतना ही ज़रूरी है हर लंग कैंसर के मरीज के लिए। और इसी वजह से हर 3 महीने पर या हर 6 महीने पर व्यक्ति की जांच की जाती है कि क्योंकि एक बार जिसे कैंसर होता है, खासकर लंग कैंसर, उसे अंडर वॉच रहना होता है, अंडर फॉलो अप रहना होता है, कहीं यह बीमारी दूसरी जगह या फिर वहीं पर वापस तो नहीं बन रही है। और ये देखने के लिए कई सारे तरीके हैं, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे पेट सीटी हो, लेकिन ये फॉलो अप जो है बिल्कुल ज़रूरी है। और इसके बगैर आप मान के चल सकते हैं कि व्यक्ति कभी न कभी एक तरह से उसी हुई बीमारी को वापस लेकर या रेकरेंस लेकर वापस आ सकता है, शायद ऐसे स्टेज में जहाँ पर कि आप कुछ न कर पाएँ। लेकिन अगर जल्दी से जल्दी रेकरेंस को भी पकड़ा जा सकता है तो उसका इलाज संभव है, और इसलिए ये रेगुलर फॉलो बहुत ज़रूरी है। सर एक और सवाल है ख़त्म नहीं हो रहे सवाल, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही है, तो आप लंग कैंसर के पेशेंट्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बिल्कुल, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि जो चाहे वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का जिक्र हो रहा था, जो लंग कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके लंग की रिजर्व्स काफ़ी कम होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीवियस हैबिट्स और एनवायरमेंटल रीजन ऑल्सो। एंड स्मोकिंग की चाहे वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो कि दिवाली के टाइम में अचानक से बहुत बढ़ जाता है, और ऐसे पेशेंट्स में खासकर जिनको कि लंग कैंसर के लिए ट्रीटमेंट दिया जा चुका है, चाहे वो सर्जरी से उनका आधा फेफड़ा निकाल चुके हैं, उनमें असर बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। और उन लोगों में सांस लेने की जो डिफ़िकल्टी, कठिनाई जो है ऐसे मौसम में बहुत जल्दी बढ़ जाती है। और वो खासकर अपना ध्यान रखें कि धुएं वाले एनवायरनमेंट में बिल्कुल ना जाएं। पटाखे वगैरह चलाने के लिए तो बिल्कुल एक तरह से वो तो मनाही की ही बात है। और जो जहाँ पर भी जो पॉल्यूटेड एयर है, चाहे वो पटाखे की वजह से हो या फिर स्मोक की वजह से हो, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना बच सकते हैं उतना ही अच्छी बात है। सर मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं, एक लास्ट, दिस इज लास्ट क्योंकि दिवाली आती है तो हम लोग ईच एंड एवरी टाइम अस्थमा पेशेंट्स की तरफ देखते हैं कि उनको क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो अस्थमैटिक है और लंग कैंसर से जूझ रहा है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, जैसा मैं आपने पहला जो सवाल पूछा उसके खासकर जो अस्थमैटिक जो पेशेंट होते हैं, दिवाली जो है आफ्टर ऑल एक ठंड के टाइम में होती है। हाँ। और उस टाइम में दोनों चीज़ें जो एक अस्थमैटिक की सांस लेने की कठिनाई जो बढ़ाती हैं, पहली बार ठंड और दूसरी चीज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल स्मोक, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन करके असर कर रही होती हैं तो अस्थमैटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें असर बहुत ज़्यादा होता है। और उनके अस्थमा की जो अटैक जो है, जो एपिसोड जो है वो बढ़ जाते हैं। और कई लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारी, जो सांस लेने की कठिनाई जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसमें जल्दी अगर टाइम पर इलाज या फिर इंटरवेंशन नहीं किया जाए तो
वो एक लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है Okay. और उनको बहुत हद तक बच के रहने की ज़रूरत होती है। सर मैंने आपको बोला था वो लास्ट है, लेकिन ये सवाल मुझे लगता है कि हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये सवाल है, इज लंग सर्जरी पॉसिबल फॉर 4th स्टेज लंग कैंसर? इन जनरल आंसर इज नो, बट लेकिन कुछ कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं कि बाय डेफिनेशन उनकी बीमारी 4थे स्टेज की है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे और बहुत ही छोटे लेवल की बीमारी है जिसको कि ऑपरेशन द्वारा या फिर रेडिएशन द्वारा उसको टैकल किया जा सकता है, उससे ट्रीट किया जा सकता है। तो वैसे पेशेंट में जो 4th स्टेज की बीमारी, उसमें भी ऑपरेशन किया जा सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि जो प्राइमरी साइट यानी जो फेफड़े की बीमारी है वो ऑपरेशन से पूरी तरह निकलने की स्थिति में होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक सिंगल ब्रेन लीजन, ब्रेन मेटास्टेसिस है, ब्रेन का जो में पहुंचा हुआ है, तो उसे रेडिएशन द्वारा या सर्जरी द्वारा उसे किया जा सकता है। इसी तरह से सिंगल, अगर मान लीजिए कि जिसे बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड में लंग कैंसर पहुंचता है, अगर छोटी सी बीमारी है और अर्ली स्टेज की बाकी कहीं और नहीं है, तो ये लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल तरीका है, ये एक प्रूवन तरीका नहीं है, क्योंकि कुछ ही सालों में ऐसा एक तरह से सर्जिकल लिटरेचर इसके बारे में अब प्रूफ आ रहे हैं कि ऐसे पेशेंट बेनिफिट करते हैं। थैंक यू सर, आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। तो ये थे डॉक्टर सुनील कुमार, जिन्होंने आपके और मेरे बहुत से सवालों के जवाब दिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और लाइव सेशंस करें तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।